नमस्कार, आदाब। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने कुषाण वंश के बारे में। और जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में कुषाण वंश के बारे में जानकारी ली थी, उसी के आगे की चर्चा अपन करने वाले हैं। कुषाण वंश में अपन ने पिछले वीडियो में कई सारी जानकारियां अपन ने ले ली थी, ठीक है, कुषाण वंश के बारे में। और आज अपन जानने वाले हैं कुषाणों की आगे की जानकारी, जो अपन विम कडफिसेस की आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो आगे की कहानी जाने उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपन ने कल क्या क्या जानकारी जुटाई थी। कुषाण वंश की जानकारी के स्रोतों में मैंने आपको कुछ जानकारी के स्रोत बताया था, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, 200 AD से 200 BC से 200 AD तक, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन, ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहता है। अपन ने बहुत सारी चीज़ें जान ली थी, जैसे कि कुषाणों की उत्पत्ति, तो इनके बारे में अपन ने क्या क्या लिया, जानकारी के स्रोत, इसके बारे में सामान्य सी जानकारी अपन ने ली थी। इसके बाद में कुषाणों की उत्पत्ति व विस्तार से संबंधित एक जानकारी अपन ने ली थी कि किस तरीके से वो बैक्टीरिया सिरदरिया होते हुए हमारे भारत की ओर आते हैं। तो ये कहानी भी अपन ने जाना था, ठीक है, जान ली थी। इसके अलावा अपन ने कुषाणों का जो प्रमुख राजा था उसके बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली थी, ठीक है। तो आज अपन आगे की चर्चा करते हैं। अपन ने जान लिया था कौन कौन से कुजुल कडफिसेस और विम कडफिसेस, इन दो की व्यक्तियों की कहानी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। जो अपना विम कडफिसेस था उसकी अधूरी कहानी रह जाती है, ठीक है, तो उससे अपन शुरू करेंगे, ठीक है। विम कडफिसेस को फिर से देखेंगे। सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं, विम कडफिसेस। विम कडफिसेस, ठीक है, ये हो गया अपना विम कडफिसेस राजा। इसके बारे में अपन को जानकारी लेनी है, ठीक है। इसकी जो जानकारी का स्रोत है हमें दो जगह से मिलता है, सिक्कों से मिलता है और हाउ हांसू ग्रंथ से मिलता है, ठीक है। सिक्कों से जानकारी मिलती है और हाउ हान शू, इस पुस्तक से हमें जानकारी उपलब्ध होती है। जानकारी के अंदर अपन ने ये जाना था कि इसके पास में जो उपलब्धियां थी, या फिर कहें तो इसने अपने नाम के आगे जो उपलब्धियां लगा रखी थी वो कौन कौन सी थी। इसने अपने नाम के आगे वर्ड जो लगा रखा था वो लगा रखा था, एक तो महाराज, ठीक, दूसरा जो वर्ड लगा रखा था वो लगा रखा था राजाधिराज। इन दो वर्डों का इसने प्रयोग किया था, ठीक है। और एक उपाधि और भी हमें देखने को मिलती है जो माहेश्वर, जो हमें सिक्के पर लिखी हुई मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में हमें सिक्के से ये जानकारी भी मिलती है कि सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां हैं, शिव व नंदी की आकृतियां अंकित है, ठीक है। ये जानकारी भी अपन ने कल जान ली थी, ठीक है, फिर भी अपन देख लेते हैं इनके बारे में। शिव और नंदी की आकृतियां हमें सिक्कों पर मिली हुई है, ठीक है। एक ही सिक्के पर क्या मिलता है हमें, तो अपन कह सकते हैं कि इसके जो सिक्के हैं सोने व तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अपन बात करें तो सिक्के पर जो भाषा लिखी हुई है वो कौन सी भाषा लिखी हुई है, लिपि जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ग्रीक व खरोष्टी। इन दो लिपियों का प्रयोग किया हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। इसके जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें पूरे क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, अक्सास घाटी से लेकर के, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ऑक्सस घाटी, ऑक्सस घाटी से लेकर के सिंधु घाटी वाले क्षेत्र तक हमें इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। इसी के साथ में अपन ने बात की थी कौशाम्बी
कौशाम्बी और अपना वसाड़, इन दो क्षेत्रों से भी हमारे सिक्के प्राप्त, इस विम कड़फिसस के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इतनी जानकारी जो थी वो अपन ने ले ली थी। अब आगे की जानकारी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आगे की जानकारी की अगर अपन बात करें तो अपन ने एक चीज़ और जान ली थी कल, व्यापार वाणिज्य के बारे में। व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की बात की जाए तो व्यापार वाणिज्य के अंदर चीन के साथ में व्यापार, रोम के साथ में व्यापार हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा था इसके क्षेत्र में, ठीक है। इसके कार्यकाल में हमें एक यूपी के अंदर मथुरा पड़ता है अपना, मथुरा में मथुरा से हमें क्या मिला है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति की बात की जाए तो मूर्ति पर एक राज सिंहासन है और उस राज सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। बताया जाता है कि वो व्यक्ति कौन था, वो भीम कड़फिसस था, एक राजा बैठा हुआ है राज सिंहासन पर। तो ऐसी मूर्ति हमें मोट से प्राप्त हुई है, मोट मथुरा के अंदर पड़ता है, उस क्षेत्र से हमें ये प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा जानकारी इसके बारे में, भीम कड़फिसस के बारे में जितना हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी अपनी भीम कड़फिसस की हो जाती है। और फिर अपन अगले राजा की चर्चा कर लेते हैं। अपना अगला राजा कौन सा है, तो अगले की चर्चा करते हैं। भीम कड़फिसस के बाद में जो अपना अगला राजा आता है, इंपॉर्टेंट राजा जो हो जाता है, वो कौन सा हो जाता है, कनिष्क। अगला राजा हो जाता है अपना कनिष्क। ये नाम तो शायद इतिहास जिसने पढ़ा है उसने ज़रूर सुना होगा, कनिष्क, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहा है कुषाण वंश का, सबसे प्रतापी शासक ये रहा है। इसका जो शासनकाल है वो विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी 78 से 101 ईस्वी का कालक्रम इसका माना जाता है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कुषाण वंश का, ठीक है। ये अपनी जानकारी हो जाती है कनिष्क के बारे में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक है। और कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क को स्पेशली आप स्टार लगा सकते हैं, इसको अपन अलग से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसकी अलग से अपन वीडियो, अपना पूरा वंश खत्म हो जाएगा कुषाण वंश, उसके बाद में अलग से इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके जो अपने को सिक्के प्राप्त होते हैं, प्राप्त सिक्के, ठीक है, इसके सिक्कों की बात की जाए तो इसके जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो सोने के प्राप्त हुए हैं। सिक्के हमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, सिक्के हमें सोने व तांबे के, सोने व तांबे के हमें इसके सिक्के मिलते हैं। और कनिष्क की जो जानकारी जो है वो हमें इन्हीं सिक्कों से प्राप्त होती है। और एक बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी का स्रोत हो जाता है बौद्ध साहित्य। ये वो दो जानकारी के स्रोत है जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है कनिष्क के बारे में। और इसका ये भी हमें पता नहीं है कि इसका विम कड़फिसस और कुजुल कड़फिसस के साथ में क्या रिलेशन था। ऐसा हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो उनका पुत्र था कि पौत्र था, कुछ नहीं जानकारी मिलती है। एक इतिहासकार हुआ है स्टेनकाइनो, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, स्टेनकाइनो। और इस जो व्यक्ति रहा है स्टेनकाइनो, और स्टेनकाइनो ने बताया है कि कनिष्क जो था वो प्रथम यूची जाति की छोटी शाखा से रिलेटेड था। यूची जाति की छोटी शाखा से संबंधित था।
था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। जो यूची जाति, जो प्रथम यूची जाति थी, उसकी छोटी शाखा से संबंधित ये व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। उसका जो आगमन भी स्टेन काइनो ने बताया है, वो ये बताया है कि ये व्यक्ति खोतान से चल करके आया था। ठीक है, तो इनका बता सकते हैं अपन कि इनका विम कडफिसेस और कुजुल कडफिसेस के साथ में शायद कोई रिलेशन नहीं रहा होगा, इसीलिए अपना स्टेन काइनो जो इतिहासकार रहा है, जो विद्वान रहा है स्टेन काइनो महोदय, तो वो ये बोलते हैं कि वो यूची जाति की किसी छोटी शाखा से संबंधित था और वह खोतान से आया था। ठीक है, तो ये जानकारी हमें कनिष्क के बारे में प्राप्त होती है। ठीक है, कनिष्क के बारे में और अगर अपन जानकारी के स्रोत लेने की कोशिश करें तो हमें जो प्राप्त सिक्के हो रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं इसके, तो इसके जो हमें सिक्के प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं सिक्के, तो आप लिख सकते हैं काशी, गोरखपुर, काशी, गोरखपुर और काबुल, काबुल क्षेत्र से सिक्के प्राप्त। तो ये जानकारी भी आप लिख सकते हैं कनिष्क के बारे में, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए नॉर्मल जानकारी आप ये जान सकते हैं। कनिष्क की एक जानकारी और जान सकते हैं आप, तो एक जानकारी अपन इधर लिख लेते हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, शक संवंत के नाम से जानते हैं। शक संवंत, संवंत। ठीक है, आगे चल करके जिसे शक संवंत की चर्चा कर लेते हैं, और आगे चल के जो बनता है वो विक्रम संवंत आ जाता है अपना, विक्रमी संवंत, संवंत। ये जो विक्रमी संवंत हो जाता है, ये बताया जाता है कि कनिष्क के काल में ही चलाया जाता है, जो पहले शक संवंत के नाम से जानी जाती है, आगे चल करके विक्रमी संवंत के नाम से जानी जाती है। 78 ईस्वी के अंदर बताया जाता है कि जब कनिष्क जो राजगद्दी पर बैठा था, उसी समय से ये अपना चालू हो जाता है विक्रम संवंत। ठीक है, तो ये इसके बारे में, कनिष्क के बारे में हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कनिष्क के बारे में जानकारी आप याद रख सकते हैं। सबसे प्रतापी शासक है, सोने व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, बौद्ध साहित्य और सिक्कों से हमें इसका इतिहास का पता चलता है। स्टेन काइनो जो है वो बताता है कि कनिष्क जो था वो यूची जाति की छोटी शाखा से संबंधित था और खोतान से यह व्यक्ति आया था। इसके सिक्कों की बात की जाए तो काशी, गोरखपुर और काबुल क्षेत्र से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। शक संवंत की शुरुआत, जिसे आगे चल करके विक्रम संवंत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत जो है वो हमारे किसके द्वारा की जाती है, कनिष्क के द्वारा की जाती है। अब आगे की अपन चर्चा करते हैं अपने परवर्ती कुषाण शासकों की। तो ये अपने एकदम चरम पर इनका शासन रहा है वो व्यक्ति। अब अपन बात कर लेते हैं परवर्ती कुषाण शासकों की। तो ये भी कुषाण शासक ही थे। उसके बाद में कुषाण शासकों में कनिष्क के बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है वो व्यक्ति बनता है वासिष्क। वासिष्क ये व्यक्ति शासक बनता है। वासिष्क के बाद में बात करें तो एक व्यक्ति आता है हुविस्क। हुविस्क के बाद में राजा जो बनता है वो कौन बन जाता है, अपना कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय, ठीक है। और कनिष्क द्वितीय के बाद में जो राजा बनता है वो कौन बन जाता है, वासुदेव। वासुदेव ये वो अपने परवर्ती 4 शासक हो जाते हैं परवर्ती कुषाण वंश के, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वासिष्क के बारे में चर्चा करें तो वासिष्क के जानकारी की शासनकाल की बात करें तो जब 78 कनिष्क का जो शासनकाल था वो अपना क्या था, वो था 78 से 101। फिर अपना इसका जो वासिष्क का शासनकाल है वो 4 साल का ही बताया जाता है। वर्ष 102 से 106 AD का इसका कार्यकाल बताया जाता है। इसके हमें 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, ये जानकारी आप ले सकते हैं। इसके हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2 अभिलेखों के अंदर बात करें तो एक मथुरा का है, एक सांची का है। मथुरा
और सांची, 2 अभिलेख, मथुरा व सांची से हमें एक एक अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये हो जाता है अपना वाशिष्क। वाशिष्क 102 से 106 ईस्वी तक केवल 4 साल के लिए राज करता है, ऐसी जानकारी हमें उपलब्ध है। ठीक है, इतना आप जान सकते हैं इसके बारे में। अब अगला जो राजा बनता है वो बनता है हुविस्क, और हुविस्क के बारे में कुछ ज़्यादा जानना पड़ेगा, इसलिए अपने को इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, वाशिष्क, वाशिष्क के बाद में राजा बनता है हुविस्क, और हुविस्क जो राजा बनता है वो कब से कब तक बनता है, तो यह व्यक्ति 106 एडी से लेकर अपना 140 एडी तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है हुविस्क, ये किसका उत्तराधिकारी है, वाशिष्क का उत्तराधिकारी है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, वाशिष्क का उत्तराधिकारी कौन है, हुविस्क है। ठीक है, और यह भी कुषाण वंश का प्रतापी शासक, इसका भी नाम कुषाण वंश का प्रतापी शासक रहा है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कनिष्क सबसे प्रतापी शासक है, उसी तरीके से ये केवल प्रतापी शासक रहा है। तांबे व सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप ये चीज़ याद ही रख लेना कि भाई यहाँ से जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो हमें तांबे व सोने दोनों प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। तांबे व सोने, इस चीज़ को तो आप नोट ही कर लीजिए। हर के राजा के शासनकाल में या तो तांबे के मिलेंगे या सोने के मिलेंगे, ज़्यादातर सोने और तांबे के ही मिलते हैं। ठीक है, तो तांबे व सोने के सिक्के जहाँ जहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसका भी साम्राज्य काफ़ी बड़ा रहा है। जैसे कि बताया जाता है कि इन सिक्कों से हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका शासन था वो कपीसा से। कपीसा कहाँ पर है ये आप ढूंढिएगा गूगल पर, आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। ठीक है, तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ये भी आपके लिए हो जाता है। और अपना जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी वाला हिस्सा जो है, वहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार माना जाता है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार कपीसा से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक था। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह व्यक्ति जो था वो सहिष्णु शासक था। सहिष्णु शासक, इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस चीज़ की जानकारी जो है वो हमें सिक्के से प्राप्त होती है। ये जो तांबे व सोने के सिक्के हैं उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। जैसे कि इसने ब्राह्मण देवता की फ़ोटो छपवा रखी थी, ब्राह्मण देवताओं के चित्र अंकित करवा रखे थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्राह्मण देवता के चित्र, जैसे कि अपन कह सकते हैं शिव की आकृति। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, शिव और स्कंद की आकृति हमें इस पे देखने को मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, शिव की आकृति हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि यह जैन और बौद्धों के प्रति भी दयालुता दिखाता है। ये जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये अनुश्रुतियों से प्राप्त हुई है। ठीक है, अनुश्रुति से हमें पता चलता है कि इसने जैन और बौद्धों के लिए विहार बनवाए थे। ठीक है, और वो कहाँ बनवाए थे, वो अपने मथुरा वाले क्षेत्र में इसने बनवाए थे। तो यहाँ पर आप ब्राह्मण देवता के चित्र उपलब्ध होते हैं। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं, इसी के सिक्कों पर हिराक्लीज, जो कि किधर के हैं, पश्चिमी देश के हमें देखने को मिल जाते हैं। हिराक्लीज, सारापीज, इनके चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, जो पश्चिमी देशों के वो रहते हैं देवता। ठीक है, तो एक हो जाता है मित्र, मित्र। ठीक है, और एक हो जाता है फर्रो। तो ये कुछ जानकारी है जो हमें उपलब्ध होती है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राजा सहिष्णु था, इस बात की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि इसने सिक्कों पर शिव और स्कंद की आकृति बनवा रखी है। इसने हिराक्लीज, सारापीज, मित्र और फर्रो, इन सब
देवताओं का भी चित्र अंकन कर रखा है अपने सिक्कों पर। इसी के साथ में अनुश्रुतियों से हमें पता चलता है कि इसने जैन और बौद्ध धर्म के विहार मथुरा में बनवाए थे। तो ये जानकारी हमें हुविस्क के बारे में पता चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में बात करें तो इस हुविस्क व्यक्ति ने अपने नाम पर एक क्षेत्र भी बसाया था जो कश्मीर के इलाके में पड़ता है। तो इसने एक क्षेत्र भी बसाया था कश्मीर में अपने नाम पर। क्षेत्र, और वो क्षेत्र कौन से थे? तो वो एक क्षेत्र था हुविस्कपुर। हुविस्कपुर, ठीक है, हुविस्कपुर इसके नाम पर बसाया गया था, जिसे जस्कपुर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही शहर के दो नाम हो जाते हैं, जस्कपुर या फिर हुविस्कपुर। ठीक है, तो इन चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं हुविस्क के बारे में। इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है हुविस्क के बारे में, जो कि हमारा कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक रहता है, वशिष्ठ का उत्तराधिकारी। ठीक है, और ये परवर्ती शासकों में आता है। ठीक है, वशिष्ठ के बाद में हुविस्क हो गया, और हुविस्क के बाद में कनिष्क द्वितीय की जानकारी अपन लेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, रिवर्स वीडियो देखकर भी आप नोट कर सकते हैं। अब अगला राजा हमारा एक है कनिष्क द्वितीय, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वशिष्ठ के बाद में हुविस्क के बाद में कनिष्क। और कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क ये द्वितीय वाला है। ठीक है, और इसका जो शासनकाल है वो 140 ईस्वी से 145 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है, ये कनिष्क द्वितीय हो जाता है। और इसने जो उपाधियां धारण कर रखी थी, वो उपाधियां कौन कौन सी है वो आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाती है उपाधियां। और उपाधियों में कौन कौन सी उपाधि आती है? तो 3 उपाधियां इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक तो महाराज, ठीक है, राजाधिराज, और एक आ जाती है देवपुत्र। अब देवपुत्र शब्द से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर शायद राजत्व का जो देवीय सिद्धांत है वो यहाँ पर प्रचलित रहा होगा। और इसकी जो जानकारी का स्रोत जो हमें मिलता है कनिष्क द्वितीय का, वो है पेशावर का आरा अभिलेख। इससे हमें इसके बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ये जो पेशावर से हमें प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं पेशावर। ठीक है, पेशावर से हमें आरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कनिष्क द्वितीय के बारे में आप इतनी जानकारी नोट कर सकते हैं, इसके अलावा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यदि आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप किताबों से देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कनिष्क द्वितीय, जिसके बाद में अपन बात करते हैं अगले राजा की, जिसका नाम है वासुदेव। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उपाधियां महाराज, राजाधिराज और देवपुत्र। जानकारी का स्रोत आरा अभिलेख, जो हमें पेशावर से प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। तो अपन ने कौन कौन से राजाओं की बात कर ली, उसकी यदि बात की जाए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं काफ़ी, क्योंकि भूलने नहीं इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है। पहले एक राजा और देख लेते हैं। तो अपना जो कनिष्क द्वितीय है, उसके बाद में जो राजा बनता है उसका नाम आता है वासुदेव। फिर अपन एक बार सभी राजाओं का नाम रिपीट कर लेंगे। जो 145 एडी से लेकर के 170 एडी तक राज करता है। ठीक है, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम प्रतापी शासक। इसके आगे आप लिख सकते हैं अंतिम प्रतापी
शासक, वो भी कुषाणों का। ठीक है, ये चीज आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो। वासुदेव जो है वो अंतिम प्रतापी शासक होता है, जिसके बाद में कुषाणों का पतन शुरू हो जाता है और उत्तरवर्ती जो राजा होते हैं वो शासन करते हैं, जिनमें कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय का नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जानकारी का हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके जो वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिक्के की बात की जाए तो सिक्के से हमें क्या प्राप्त होता है, वही शिव और नंदी की आकृति, शिव और नंदी, तो शिव और नंदी की आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और शिव और नंदी की आकृति मिलने का मतलब ये हो गया है कि ये व्यक्ति शैव मता अनुयायी है, शैव धर्म का अनुयायी है, शैव अनुयायी है। तो ये चीज़ इसके बारे में इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और क्या जान सकते हो इसके बारे में, इसके जो सिक्के जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इसके जो सिक्के जो हैं वो हमें सारे क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं। मथुरा, और इसके जो सिक्के हैं वो तो हमें अल्प मात्रा में प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें जो अभिलेख मिले हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। सिक्कों की आप ये लिख सकते हैं कंडीशन कि शासन जो है इसका सीमित होता हुआ जा रहा है, अल्प मात्रा में उपलब्ध, अल्प मात्रा में उपलब्ध। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अभिलेखों की बात की जाए तो इसका जो अभिलेख है, अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं मथुरा और आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में इसके हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने वासुदेव के बारे में जानकारी ले ली। 145 एडी से लेकर के 170 एडी तक इसका शासन रहता है। अंतिम प्रतापी शासक था, शिव और नंदी की आकृतियाँ मिलती है और शैव मता अनुयायी था। सिक्के जो है वो अल्प मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं, इसका मतलब इसका राज्य जो है वो सीमित होता जा रहा है। अभिलेखों की बात की जाए तो इसके जो अभिलेख जो है वो हमें मथुरा और उस मथुरा के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है, अब अपन चर्चा कर लेते हैं इन्हीं राजाओं के नामों के बारे में। अपन ने काफ़ी कुछ जान लिया, इसलिए शायद भूल न जाएं, इसलिए हमें इन राजाओं का नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रख सकते हैं कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, फिर आ जाता है विम कडफिसस, विम कडफिसस, फिर आ जाता है कनिष्क। ठीक है, फिर कौन सा राजा आएगा कनिष्क के बाद में, तो कनिष्क के बाद में अपना आएगा, तो कनिष्क के बाद में अपना कौन सा राजा आ जाएगा, तो कनिष्क के बाद में अपना जो राजा आएगा वो आ जाएगा वशिष्ठ। तो ये तो अपने इंपॉर्टेंट राजा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में परवर्ती राजा कौन से आते हैं, तो वो आते हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ, हुविष्क, हुविष्क। ठीक है, इसके अलावा कौन सा राजा हो जाता है अपना वासुदेव हो जाता है। ठीक है, और वासुदेव के बाद में कौन सा राजा हो जाता है अपना कनिष्क द्वितीय हो जाता है। तो ये चीज़ें आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, कनिष्क द्वितीय, कनिष्क द्वितीय। ठीक है, और फिर वासुदेव। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। आगे की चर्चा जो है अपन कल करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।